Assalamu alaikum, second year BDS. Am I audible to all of you? If my voice is clear, please let me know so that I can actually start the lecture. Okay. Acha ji, you are going to have your next test on 27th. So I decided to keep this section partially for the reinforcement of your coming content of the test. Okay? Your upcoming content of the test, which is on 27th of June, next Saturday, is investment materials and we have wrought alloys. Ideally speaking, we actually do is कि हम casting alloys और wrought alloys का test अमूमन साथ रखते हैं. But since we had casting procedures in our content, जो एक खुद एक बहुत complicated topic था और उसके साथ बेस मेटल alloys और आपके नोबल मेटल alloys भी दोनों थे, तो मैंने इसलिए wrought alloys को split किया था. दूसरी रीज़न ये थी कि स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड कि वो रॉड और कास्टिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो रॉड एलॉयज़ का टेस्ट अलहदा रखने का मकसद भी यही था कि आप एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को ले सकें कि हमारे पास दो तरह के अलॉयज़ हैं डेंटिस्ट्री में, एक तो कास्टिंग अलॉयज़ हैं और एक रॉड अलॉयज़. कास्टिंग अलॉयज़ वो अलॉयज़ हैं जिनको हम कास्ट करके इस्तेमाल करते हैं. वी एक्चुअली नीड अ हीट, एक टेम्परेचर हमें चाहिए ख़ास, उस पर हम उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके इसके बाद उसको हम पोर इन करते हैं मोल्ड में. बट एज़ फार एज़ रॉट एलॉयज़ आर कंसर्न्ड, वो डिफरेंट हैं. उनको पहले से ही हीट ट्रीटमेंट दे दिया जाता है फैक्ट्रीज़ में और मैन्युफैक्चरर आपको इस फॉर्म में वो प्रेजेंट करता है कि आपको सिर्फ उसको रूम टेम्परेचर पे मैनिपुलेट करना होता है. जैसे कि आपके पास वायर्स हैं और क्लास की वायर्स हैं, ऑर्थोडोंटिक वायर्स हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, कोबाल्ट क्रोमियम की बनी होती हैं. वो सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं. दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड रॉट एलॉयज़, क्योंकि उनको ट्रीटेड हैं, वो पहले से उन पर काम किया गया. नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है टेस्ट में वो है इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स. इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स का सेक्शन भी एक्चुअली तो ये कास्टिंग के साथ रिलेटेड है, बट सिंस आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि आपका वही कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको मैंने स्प्लिट करवा लिया था. एनीवन नोज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स? डेंटल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, कास्टिंग प्रोसीजर में इनका इस्तेमाल होता है. आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्स फ्रॉम योर क्लास कि आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट मटीरियल क्या होता है और कास्टिंग में इनकी क्या सिग्निफिकेंस है. आई गॉट वन रिस्पॉन्स. जी इकरा, द क्वेश्चन इज अबाउट इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स. ठीक है, आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स. जब सिग्निफिकेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसकी क्लिनिकल यूज़ पे या उसकी क्लिनिकल बेनिफिट पे बात करें कि उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डेंटिस्ट्री में, क्लिनिकली या लैब में या जहाँ भी. ठीक है, डिड यू गेट माई क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जी इकरा, डिड यू गेट माई क्वेश्चन? फैब्रिकेशन ऑफ मेटालिक परमानेंट रेस्टोरेशन. ठीक है, इसका एक्चुअल जो जवाब है इसका ये मतलब है बेटा कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स की डेफिनेशन पता होगी तो फिर आप ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं. राइट. लेकिन ये फैब्रिकेशन ऑफ मेटालिक रेस्टोरेशंस का जो वर्ड है वो एक्चुअली हम कास्टिंग प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कास्टिंग के प्रोसीजर में एक स्टेप है इन्वेस्टमेंट का. आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है? ठीक है ज़ारा, पार्शियल टेंसर फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली वो इस बारे में है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स की क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस एक्चुअली ये है कि दे आर बीइंग यूज्ड इन कास्टिंग प्रोसीजर. ठीक है, इसको पोर किया जाता है. जी सीरत, एग्जैक्टली, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक और उसको पोर किया जाता है मोल्ड में. ठीक है, कास्ट बनाने के लिए वो जो मेटल का बन के निकलता है वो एक्चुअली कास्ट है. ठीक है, वो जो आपके पास जिसमें आप पोर कर रहे हैं वो मोल्ड बनता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बाद. आई वोंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ कास्टिंग. और जब आप लोगों के आरटीज लगेंगे या रिपीट टेस्ट होंगे उस वक्त मैं कोशिश करूँगी कि मैं कास्टिंग वही सब चीज़ें आपको दोबारा रिपीट करके दिखाऊँ. ठीक है जी. उसमें
उसमें ये चीज़ें हैं कि जी आप जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स आपको ये पता होना चाहिए कि वो कास्टिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल होते हैं। आई एक्चुअली वांट टू रिपीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज टेस्ट्स। ठीक है, आपका जितने भी डेंटल मटेरियल्स के टेस्ट्स होते हैं उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ खास खास ही होते हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि आपको उस मटेरियल के बारे में पता हो, उसके बारे में जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है या जो प्रॉपर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है आपको वो पता हो। वी वोंट आस्क यू टू मेक स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये कि हम आपको चाहते हैं कि आपको उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पता हो। ठीक है, कॉम्पोजिशन पता हो, उसका जो केमिकल नेम है आपको वो पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा आपको उस मटेरियल की जो क्लिनिकल यूजेस हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो मटेरियल है वो किस तरह से सेट होता है, उसकी हार्डनिंग किस तरह से होती है। ठीक है, अ, तकरीबन यही ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे टेस्ट के। आपके जितने भी डेंटल मटेरियल्स के टेस्ट्स हैं, हर चैप्टर में हम यही 6-7 चीज़ें आपसे एक्चुअली पूछते हैं। फिर अगर किसी जगह क्लासिफिकेशंस हैं या टाइप्स हैं तो डेफिनेटली वी विल आस्क यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप्स। जैसे पिछले दफ़ा एडीए क्लासिफिकेशन गोल्ड एलॉयज़ के बारे में था, तो आपको उनकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, उसमें मैं एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसमें जिन बच्चों ने पूरी एडीए क्लासिफिकेशन लिखी उनको पूरा 1.5 मार्क मिला या 1.25 मिले। मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल एग्जैक्ट किसी बच्चे ने नहीं लिखी। तो अक्सर बच्चों को 1.25 तक नंबर्स मिले, लेकिन जिन्होंने खाली ये लिखा कि बस इसमें 60% गोल्ड है या 40% गोल्ड है या 25% गोल्ड है, तो दे एक्चुअली गॉट 0.75 और 0.5 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप या डिपेंडिंग अपॉन द मेथड आपने किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया था। So these are the things which are important in this regard and which are actually noteworthy. Noteworthy वो चीज़ होती है जो नोट की जाती हैं। ठीक है, अब आप जब इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी करेंगे और रॉट एलॉयज़ की तैयारी करेंगे, सबसे पहले हम रॉट एलॉयज़ से बात स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि रॉट एलॉयज़ के चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है? आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? अब आ रही है बेटा आवाज़? जी, जी। हाँ जी। जी, इकरा एंड बिलाल and all other students, I actually want to ask you about कि आप रॉट एलॉयज़ का चैप्टर उठा रहे हैं और आपका टेस्ट है नेक्स्ट वीक। तो आप मुझे ये बताइए, वैसे बताइए कि आप अगर चैप्टर में से देखते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें उसमें से आनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? वन बाय वन मुझे जवाब देना शुरू करें। जी क्लास, आई एम आस्किंग यू अबाउट इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स एंड आई एम आस्किंग यू अबाउट रॉट एलॉयज़। रॉट एलॉयज़ का सेक्शन है, आप तैयारी करने लगे हैं। तो आपकी क्या परसेप्शन है कि आपको उस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए? जी, रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। ठीक है, व्हाट आर रॉट एलॉयज़, व्हाट इज़ देयर क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में जो मटेरियल्स के नाम लिखे गए हैं आगे से मज़ीद उनकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है? जी, और कोई बच्चा? यूजेस, ठीक है? रॉट एलॉयज़ के यूजेस, उनके आगे जो क्लासिफिकेशन में मटेरियल्स दिए गए हैं, वो उनके यूजेस, उनकी कॉम्पोजिशन, उनके इस्तेमाल, ठीक है? और प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है? ये सब कुछ। आई सिंपली रिपीट, रॉट एलॉयज़ के जो पास्ट पेपर्स में मुझे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, वो एक तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में क्वेश्चन है। रॉट एलॉयज़ 5-6 तरह के होते हैं, जिनमें एक स्टेनलेस स्टील है, कोबाल्ट क्रोमियम एल्गलॉय है, इसके अलावा उसमें बीटा टाइटेनियम है, ठीक है? ये 5-6 मटेरियल्स हैं, इसके अलावा गोल्ड है। इन सब के बारे में ये है कि आपको पता होना चाहिए। उसमें स्टेनलेस स्टील के आगे से 3 टाइप्स हैं, ऑस्टेनाइट, फेराइट एंड मार्टेसाइट। तो मेरे पास इस वक्त पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं एंड आई कैन एक्चुअली सी कि उसमें उन्होंने ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने पूछा है कि ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील चूँकि डेंटिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऑस्टेनाइट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको फेराइट स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा अच्छा बनाती हैं?
आप ज़ाहिर है इस सवाल का जवाब तब दे सकते हैं जब आपको ऑस्टेनाइट और मार्टेनसाइट के बारे में पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि स्टेनलेस स्टील की टाइप्स हैं तो यू वोंट बी एबल टू डू इट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि डेंटल एप्लीकेशंस क्या हैं कास्ट एंड रॉट बेस्ड मेटल एलॉयज की। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों में होती है। आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट द एलॉयज। आपका क्या ख्याल है कि जो एलॉयज कास्ट किए जाते हैं क्या वही एलॉयज रॉट एलॉयज में भी आते हैं? ठीक है, जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेरा सवाल ये है कि जो एलॉयज हम कास्ट करते हैं, कास्टिंग डेंटल एलॉयज हैं, क्या वो ही एलॉयज हम रॉट एलॉयज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कि रॉट एलॉयज के लिए कोई और अलहदा बिल्कुल मुख्तलिफ एलॉयज आते हैं? जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट में, हीट ट्रीटमेंट में वेरी गुड गोल्ड है। गोल्ड के अलावा एक का नाम मैंने अभी लिया है थोड़ी देर पहले, एक और एलॉय भी है जो कास्टिंग में भी इस्तेमाल होता है और जो रॉट में भी यूज हो रहा है। हाँ जी, वी हैव स्टेनलेस, नहीं बेटा स्टेनलेस स्टील हम कास्ट नहीं करते। ठीक है, कास्टिंग एलॉयज में स्टेनलेस स्टील का जिक्र नहीं आता। ठीक है, स्टेनलेस स्टील सिर्फ और सिर्फ रॉट एलॉयज में आ रहा है। ठीक है, करते हैं वैसे जनरली हम करते हैं, लेकिन ये है कि रूटीन लाइफ में होता होगा लेकिन इस वक्त नहीं होता। ठीक है, डेंटिस्ट्री में नहीं होता। ठीक है, कोबाल्ट क्रोमियम एक ऐसा एलॉय है जो कि कास्ट भी किया जाता है और जो कि रॉट एलॉयज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक एलॉय और है। कैन यू रिकॉल द नेम्स ऑफ कास्टिंग एलॉयज? जो एलॉयज जिनको हम कास्ट करते हैं उनके नाम आपको आते हैं, आप इसका टेस्ट दे चुके हैं, सोच के बताएं। आई एम आस्किंग अबाउट द नेम्स ऑफ कास्टिंग एलॉयज। सीरत, प्लेटिनम और कॉपर कास्टिंग एलॉयज में एज मॉडिफायर्स ऐड होते हैं। प्रिंसिपल कास्टिंग एलॉयज कौन से होते हैं? गोल्ड। ठीक है, ज़ारा वेरी गुड। गोल्ड एक प्रिंसिपल कास्टिंग एलॉय है। ठीक है, आयरन, प्लैटिनम, कॉपर, ये जो सारे हैं ये इनमें एज मॉडिफाइड्स ऐड किए जाते हैं। प्लैटिनम और पैलेडियम हम कास्टिंग एलॉयज में कह सकते हैं, लेकिन हम इनका नाम पहले नहीं लेते क्योंकि ये गोल्ड में ऐड किए जाते हैं। इनमें गोल्ड नहीं ऐड किया जाता, ये नोबल मेटल एलॉयज में ऐड किए जाते हैं। तो जिसमें एलॉय को ऐड किया जाता है जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का नाम पहले आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कास्टिंग एलॉय? काफी दो तीन तरह के थे और भी। मॉडिफाइड्स नहीं आपने मुझे बताने, आपने मुझे प्रिंसिपल कास्टिंग एलॉयज बताने। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इन इस चैप्टर की या इस टेस्ट से पहले री या आपका ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी था। इससे पहले के टेस्ट में आप इसलिए अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं कि मैंने आपके साथ ट्यूटोरियल से बहुत मेहनत की है। और आई एक्चुअली डू दिस विद ऑल द क्लासेस, हमेशा हर साल मैं ऐसे करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग ऑन दिस पार्ट नाउ। तो इसलिए मैं आज का टाइम लगा रही हूँ और आपके साथ टाइम यूज स्पेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कास्टिंग और गोल्ड एलॉयज में क्या फ़र्क है। ठीक है, आई एम आस्किंग यू अबाउट द नेम्स ऑफ अदर कास्टिंग एलॉयज। निकल क्रोमियम एलॉय। ठीक है, और गुड, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा बेटा टंगस्टन भी ना इसमें मॉडिफायर है। ठीक है, टंगस्टन इज अगेन अ मॉडिफायर। ठीक है, और टाइटेनियम, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक्चुअली टाइटेनियम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछना चाह रही हूँ। टाइटेनियम भी एक ऐसा एलॉय है जिसको कास्ट भी किया जाता है और जिसको रॉट भी किया जाता है। अब देखिए ये हम सेक्शन ये सेशन इस वक्त कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो रहे हैं। अगर ये मैं बातें आपसे ना करती तो आप शायद प्रॉब्ली रॉट एलॉयज़ याद करते भी वही गलती करते और डेफिनेटली कंफ्यूज्ड रहते। ठीक है? तो एक तो मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो एलॉयज़ कास्टिंग वाले हैं वो रॉट में भी हो सकते हैं। लेकिन कास्टिंग में उनको मेल्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। रॉट में क्या करते हैं कि उनको जो उनके ब्लॉक्स होते हैं बड़े-बड़े एलॉयज़ के, उनको ट्रीट कर लिया जाता है। उनको फैक्ट्रीज़ में ही ट्रीट कर लिया जाता है, उनको हैमर किया जाता है, उनको रोल किया जाता है शीट्स की फॉर्म में, वायर्स की फॉर्म में, और इसके बाद उनको रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पास पेपर्स में मैंने देखा है वो ये देखा है मैंने कि जी वो कहते हैं कि जी रॉट एलॉयज़ और कास्टिंग एलॉयज़ की डेंटल एप्लीकेशंस मेंशन करें। ठीक है, रॉट एलॉयज़ जो हैं वो बेसिकली जिन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्थोडोंटिक वायर्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है कि मैंने जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा है पिछले पास पेपर्स में वो एक्चुअली होता है कि रॉट एलॉयज़ जो जो ऑर्थोडोंटिक वायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको लिखें। ठीक है, वो एक टेबल बनता है, उस टेबल में आप उन 5-6 एलॉयज़ के नाम लिखते हैं और फिर आप मेंशन करते हैं कि जी इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। रॉट एलॉयज़ की 5-6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि उनकी आप कह लें कि उस एलॉय का नाम है, इसके बाद उसकी स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, उसकी स्प्रिंग बैक पोटेंशियल आ जाती है, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर उसमें ये आ जाता है कि वो सोल्डर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वेल्ड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं कि सोल्डरिंग और वेल्डिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं कहती हूँ कि एक खास स्पेसिफिक कोई रॉट एलॉय है और उसको सोल्डर नहीं किया जा सकता तो उसका क्या नुकसान होगा। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास रॉट कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय है और इसको हम सोल्डर नहीं कर सकते, तो इसका क्या नुकसान है, इसका क्या डिसएडवांटेज है आपके ख्याल में। इफ़ आई कैन नॉट सोल्डर एन एलॉय, ठीक है, अगर मैं उसको सोल्डर नहीं कर सकती तो उसका क्या नुकसान है। सोल्डरिंग आपने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है और मैंने बार बार रिपीट करके पढ़ाया है। तो डू यू रिमेम्बर कि सोल्डरिंग की क्या सिग्निफिकेंस है एलॉयज में। मैं अगर कहती हूँ कि जी हम एक एलॉय को सोल्डर नहीं कर सकते तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जी क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा। जी जैनब, उसामा, सीरत, तहरीम, जारा, आपने सोल्डरिंग पढ़ी है लास्ट टाइम। हाँ, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। जब वो ज्वाइन ही नहीं होगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से आप पार्शियल फ्रेमवर्क बनाते हैं कास्ट रॉट एलॉयज का, तो वो नहीं बन सकता। ठीक है, इसी तरह आप ऑर्थोडोंटिक वायर्स में भी वायर्स को अटैच करते हैं कनेक्टर्स के साथ, तो नहीं हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, एक बेटा चीज़ मैं और आपको मेंशन करना चाह रही हूँ विच आई हैव नोटिस्ड इन योर एससीक्यूज। ठीक है, एससीक्यूज में मैंने बहुत बार बार देखा है कि बहुत सारे बच्चों के जवाब जो थे वो एक जैसे थे। वो प्रॉब्ली बच्चों ने चीटिंग की, जाहिर है इस वक्त हम आप पे मोरी टेस्ट सिस्टम पे एक इसका डिसएडवांटेज ये भी कि हम आपको उस तरह का चेक नहीं रख सकते। बहुत सारे बच्चों ने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेजॉरिटी ने गलत लिखा हुआ, खासतौर पे कॉपी करने वाले स्टूडेंट। एंड आई हैव कॉन्स्टेंटली नोटिस्ड फ्यू स्टूडेंट्स जिनका इस तरह का आ रहा है। उसमें सप्ली वाले बच्चे तो हैं, ज़ाहिर है उनका पहला या दूसरा टेस्ट है, उनको मैं अभी तो मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मगर फ्रॉम योर नेक्स्ट टेस्ट विल बिकम मोर स्ट्रिक्ट। आपकी बेटा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, जो सप्ली वाले बच्चे हैं बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप देखिए, ठीक है कि आप उससे दो कश्तियों के सवार हैं और आप उससे कंफ्यूज भी हैं और आप उससे परेशान भी हैं, लेकिन बेटे इसको दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप कम अज कम जो चीज़ आपको मिल रही है आप कम अज कम उसको तो अपने हाथ में रखिए ना। रमज़ा बेटा, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आपने पढ़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा जो उसमें फ्लॉ है वो ये है कि एक्चुअली आप लोगों के ट्यूटोरियल्स नहीं हुए हैं। जिस तरह मैं आपको भी बता रही हूँ ना, आपको एक एक अलॉय का नाम पूछ रही हूँ, आप चीज़ें पूछवा रही हूँ, ये वो कन्फ्यूजन है जो जनरली बच्चों में होती है। बच्चे पहले तो ये सुन के परेशान होते रहते हैं कि जी रॉट और कास्टिंग अलॉयज एक जैसे कैसे हो गए, एक नाम उधर भी है। हाँ, एमसीक्यू बेटा, एमसीक्यूज आप लोगों ने, मेजोरिटी बच्चों ने एमसीक्यूज बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हैं। आई एम ग्लैड कि आपको बेशक पढ़ना आ रहा है या आप रट के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं,
ग्लैड, क्योंकि एमसीक्यूज अक्सर जगहों पे बच्चों की वीक होती है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे एमसीक्यूज में कम से कम कहीं से तो मार्क्स दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे ये हुआ है कि बच्चों का एससीक्यू सेक्शन जो है ना वो वीक है। मुझे ये लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे प्रोबेबली स्टेप अप में से जवाब लिखते हैं। इस आदत को ख़त्म कीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि स्टेप अप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, वो एक पूल है कि आपको सारे सवाल एक जगह लिखे हुए मिल जाते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि अलग अलग पेपर लेके प्रिंट कराएं और फाइलें बनाएं तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये बात की थी कि सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लीज स्टेप अप दें। और आप बेटे देख रहे हैं कि पिछले दोनों टेस्ट्स में आप लोग की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो उसका प्रोबेबली रीजन ये है कि आप लोग किताब, और देखिए मैंने फिलिप्स तो लिखी नहीं है, इट वॉज एन एडवाइस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप फिलिप्स का नाम लिखें। मुझे तो पता है बच्चे फिलिप्स पढ़ ही नहीं सकते, फिलिप्स इतनी टफ और इतनी मुश्किल बुक है। बहुत खास खास किसी जगह पे मैंने आपको फिलिप्स मेंशन किया, वरना मैंने मिकेब कहीं कहीं लिखी है और मेजोरिटी जगहों पे मैंने शाहीना लिखी है, क्योंकि शाहीना की लैंग्वेज ईजी है। तो मैंने आपको ये हमेशा शुरू से एडवाइस दी थी कि मैंने कहा बेटा अगर आप और कोई किताब नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ शाहीना पढ़ें और शाहीना के साथ पास्ट पेपर्स देख लें। पास्ट पेपर्स में जिन सवालों के आपको जवाब नहीं मिलते उनके जवाब ढूंढ लें सिर्फ, ठीक है। जैसे एडीए क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल में मुझे शाहीना में नजर नहीं आई। अपने हैंडआउट्स जरूर एक दफा देखें, जो स्लाइड्स आपके पास आती हैं एक नज़र जरूर डालिए उन पर। और वैसे तो आप जब पास पेपर्स देखते हैं या इस तरह से देखते हैं काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा आपको वहाँ से हो जाता है, लेकिन हैंडआउट्स में सारी वो चीज़ें होती हैं आपकी स्लाइड्स में जो पिछले 10 12 14 सालों में आई, तो उन सबको हमने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा ही है। जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं और जो उनकी डिफ़िकल्ट मार्किंग होती है उनके इनके लिए हमें इसी हिसाब से चलना होता है। फार्माकोलॉजी में और कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फार्माकोलॉजी में अब जब बीडीएस के बच्चे वो लेते हैं, फेल तो होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। यही तो बिलाल, यही तो मैं आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि फिलिप्स में भी पूरी चीज़ें नहीं होती। डेंटल मटेरियल्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है, असल में ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा। और बिलीव मी आपके फाइनल ईयर तक आपके साथ जाएगा। इसका एनाटमी चलती है ना फाइनल ईयर तक, कहीं ना कहीं जिक्र होता रहता है इसका। ओरल बायोलॉजी का थोड़े बहुत दांतों की शेप, फॉर्म, डेंटल मटेरियल्स को उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके हाथ में मटेरियल ही नहीं है तो आप डेंटिस्ट्री तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ हैंड आउट्स पे ज़रूर नजर डालें, उनके टॉपिक्स को देख लें एक दफ़ा। वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसलिए वो बन के गए, ठीक है। अब आप, आई विश कि आप नेक्स्ट जो अपना टेस्ट है वो मेरी इन सारी बातों को सुन के प्रिपेयर करें। अब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। बेटा डेंटल मटेरियल्स इज ऑल वॉलेटाइल। इसके बारे में ना दो तीन बातें कहते हैं कि ये ड्राई है, ये डिफिकल्ट है और ये वॉलेटाइल है। बच्चे रो रहे होते हैं आके कि मैम हम 2 दफ़ा हमने रात को पढ़ा था, हमने सुबह उठ के सब भूल गया। तो मैं आपको बताऊँ कि कम से कम 3 रिविजन होनी चाहिए टेस्ट में बैठने से पहले। आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपके टेस्ट बिल्कुल हैफेज़िटली आ रहे हैं और एक के बाद एक टेस्ट आ रहे हैं तो शायद करना मुमकिन है, लेकिन आप लोग के पास टाइम होगा क्योंकि अगले हफ्ते तक हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, फिर हम रिपीट क्लासेस पे चले जाएंगे। तो आई हैव एन आइडिया कि इंशाल्लाह अगर हम उसको क्लियरली फॉलो करते रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको ये बता रही थी कि फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत सारी जगहों पे वो बीडीएस के स्टूडेंट्स को स्पेयर अब करना शुरू हुए पिछले 2 सालों से, ये कह के कि जी ये क्योंकि बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या मार्किंग में भी वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कम्युनिटी इटसेल्फ इट्स अ नाइस सब्जेक्ट, मैं कहूँगी प्लेजेंट सब्जेक्ट है, आसान भी है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसमें भी बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैं आपको ये बताऊँ कम्युनिटी का पेपर भी काफ़ी टफ आया था। और ऑलमोस्ट कम्युनिटी और डेंटल मटेरियल्स का जो रिजल्ट था वो करीब करीब था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो लेकिन डेंटल मटेरियल्स का प्रॉब्लम ये है कि एक्सक्लूसिवली इसमें कुछ ना कुछ क्लिनिकल पार्ट भी आता है और इसका बेसिक पार्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसमें केमिस्ट्री और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और क्लिनिकल साइड से कुछ ना कुछ आपको क्लिनिकल, आप मतलब इसमें आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें मटेरियल्स के नाम भी याद रखने हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी याद रखनी है, जो क्लिनिकल प्रोस्थेसिस हैं, अप्लाइंसेस हैं, जो चीज़ें बनती हैं उनके नाम भी याद रखने हैं और इनको कोरिलेट भी करना है। तो आई नो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, लेकिन आप ये देखिए कि हम टाइम टू टाइम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सेशंस आपके साथ करें जिसमें आपको समझ आए, ठीक है। और इन सेशंस को करने की वजह भी यही है, बेटा सेकंड प्रॉफ इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑन टाइम, ये तो हमें नजर ही आ रहा है, क्योंकि सारे जब तक सप्ली का एग्जाम नहीं होता तब तक नहीं हो सकता। मेरा तो वैसे ये ख्याल था कि सप्ली अगर एसओपीज के साथ ये लोग करा देते तो सप्ली हो जानी चाहिए, एटलीस्ट सप्ली के बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो उस स्ट्रेस से निकल जाते हैं
जो उसमें वो इस वक्त है। तो इस वक्त तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि प्रॉफ आपका टाइम पे होगा, लेकिन ये है कि मैं आपसे यही कह रही हूँ, अगर हम इस तरह इतना स्लो एंड स्टेडीली चलते रहे तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी क्लास के बारे में जो मेरा एनालिसिस है, क्या आपकी क्लास इस वक्त 40% पे है। आवाज़ अब ठीक है? ठीक आ रही है आपको? वो माइक प्रॉब्ली हिलता है तो शायद इस वजह से होता है, अदरवाइज तो आई थिंक थिंग्स आर ऑल राइट हियर। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये कहा है कि मेरा इस वक्त आपकी क्लास के बारे में एनालिसिस है, यू आर एट 40% नाउ। 40%, 40% का मतलब है कि 40% के जो बच्चे, मतलब क्लास के 40% बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिव हैं और वो क्लास का रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस है इस वक्त आपकी। तो ये कि प्लीज़ उसको इम्प्रूव करें। मुझे पता है सप्ली के बच्चे हैं, हाफ तो बच्चे सप्ली के हैं, लेकिन जो पहले बच्चे हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसमें से आप ये समझे कि 15% बच्चों का डिक्लाइन आया। जो नाम भी याद है लेकिन मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आप इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता। मैं भी, डॉक्टर मेरीन भी, डॉक्टर महविश भी, क्योंकि वी ऑल नो एक्चुअली अबाउट द पॉसिबल एस्पेक्ट्स जहाँ से बच्चे बच्चे जो हैं वो मार खा सकते हैं, या जहाँ जहाँ बच्चे वीक होते हैं। और फिर इतने साल हो गए, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और आप देखें कि वही वही गलतियाँ रिपीट हो रही हैं। यू आर नॉट अ बैड क्लास, यू आर अ गुड क्लास, आप में पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेकंड जो सेक्शन है हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। हाँ बिलाल, यू शुड फोकस ऑन योर सेकेंड ईयर नाउ। ठीक है, यू शुड फोकस, क्योंकि होता ये है कि खुदा ना खास्ता फर्स्ट ईयर के चक्कर में सेकेंड ईयर हाथ से निकल जाती है। मैं आपको बताऊं कि 3-4 ईयर्स पहले एक स्टूडेंट थी मेरी, और उसके साथ ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉब्ली उसने कई डिस्टिंक्शन वगैरह भी ली, मगर सेकेंड ईयर में उसको, वो खुद कह रही थी, कहती कि मैम मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, और मेरे साथ ये हुआ कि जब उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने 2-3 महीने तो ढंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा, और बाय द टाइम जब मैंने डेंटल मटेरियल्स और फार्माकोलॉजी बच्चे उठाई तो मैं स्ट्रेस में चली गई, और मुझे लगा कि अब मैं इसको नहीं कर सकती। अभी आपकी दफ़ा ये हुआ कि प्रॉफ डिले हो गया, वरना सेकंड प्रॉफ सबसे ज़्यादा कम टाइम का होता है। पिछले साल जो सेकंड प्रॉफ हुआ है, आप सोचिए हमें उसमें हार्डली 8.5 मंथ्स मिले हैं टोटल, जिसमें हमने पढ़ाना भी था, जिसमें हमने सेंडअप्स भी लेने थे और बच्चों को प्रेप्स भी देनी। ठीक है, तो अब आप सोच, वो बच्ची यही कह रही थी कि मैम जब 3 महीने के बाद मैंने किताबें उठाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि टाइम तो बिल्कुल नहीं है, जिससे मैं स्ट्रेस में चली गई। उस स्ट्रेस की वजह से उसकी सप्ली आई, और सप्ली के बाद उसने उसकी डिटेंशन हुई, एंड शी गॉट सो अपसेट एंड सो डिस्ट्रेस्ड। और उसको फिर मैंने उसको देखा कि मैंने कहा प्रिपेयर करके मेरे पास आना शुरू करो, और वन बाय वन मुझे वाइवा देना शुरू करो। उससे मुझे ये पता चला कि जो एक्चुअली पढ़ने वाली चीज़ें थी या काम की चीज़ें थी वो तो वो पढ़ ही नहीं रही थी। वो डेप्थ में जा रही थी, बहुत डिटेल्स में जा रही थी, लेकिन उसको बेसिक डेफिनेशंस नहीं आ रही थी मटेरियल्स की, बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, बेसिक कॉम्पोजिशन नहीं आ रही थी। बेटा बेसिक्स अगर आपको आती है ना, रट्टा आपका लगा हुआ है, पहले पहले तो आपको रटना पड़ेगा, रटने के बाद आप जब रट लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अ, तो यही की है कि पहले रटना है, इसमें मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। रटना, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना, आपकी याद करने की एबिलिटी, वो डेंटल मटेरियल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैंने अपनी जो प्रीवियस मीटिंग थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें यही चीज़ मेंशन की थी। मैंने कहा था कि क्लास से मुझे 3 या 2 टेस्ट आप लोगों ने तब तक दिए थे, मैंने कहा था परफॉर्मेंस इज गुड, बट सिंस वी हैड लेस कंटेंट तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी बच्चों की, और मैंने ट्यूटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा थॉरली इनके कराए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जी आगे आई एम अफ्रेड कि ये इफेक्ट हो, क्योंकि कंटेंट एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने पर जोर देना पड़ेगा। तो यही एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जिसको समझना ज़रूरी है। तो खैर मैं तो कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप कि चीज़ें ठीक रहें। मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करना चाह रही थी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स जो हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप जब प्रिपेयर करेंगे टेस्ट को, तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स में आपकी किस किस चीज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आंसर्स फ्रॉम योर साइड, आई एक्चुअली वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। आई नो आपने बुक नहीं अभी खोली, आप ज़ाहिर है अगले टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे जो अगले सब्जेक्ट का आपका है, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए।
और आप जब फीडबैक दें तो आप उधर उधर ज़रूर ये मेंशन करें कि जी अगर आपके 3 या 4 लेक्चर्स हैं तो उसमें से एक लेक्चर को कोशिश किया जाए कि इंटरैक्टिव सेशन या ट्यूटोरियल का कर दिया जाए। वैसे तो अगर आप नहीं भी करें तो टीचर्स ऑलरेडी ये सब कुछ अब कर रहे हैं। हम अपने तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि डेफिनेटली स्टूडेंट फीडबैक जो है काउंट्स अ लॉट और इसका एक अपना इम्पैक्ट है। ठीक है, आई एम एक्चुअली आस्किंग यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। क्या मुझे बताएं कि आप एक सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स का और उसमें आपको क्या-क्या लिखने की और पढ़ने की ज़रूरत है? जी, यू नीड टू एक्चुअली नो अबाउट। अच्छा ज़रा इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन से पहले तो ये है कि डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स की, ठीक है? व्हाट आर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स? पहली बात, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स, इसमें क्लासिफिकेशंस नहीं है, इसमें टाइप्स हैं, ठीक है? 3 तरह के इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स होते हैं। फिर इसके बाद बात किसकी बात आएगी? आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक इन्वेस्टमेंट मटेरियल, ठीक है? एक इन्वेस्टमेंट मटेरियल की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? वो प्रॉपर्टीज आप मैंने आपको नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, प्लेजेंट। टॉक्सिक, इरिटेंट और प्लेजेंट टेस्ट इन सब का कोई काम नहीं है इन्वेस्टमेंट मटेरियल के साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि व्हाई आई एम सेइंग दिस कि एक इन्वेस्टमेंट मटेरियल अगर नॉन टॉक्सिक है, नॉन एलर्जिक है, नॉन इरिटेंट है, तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है इस बात को लिखने का या कहने का? इस चीज़ का कब फायदा होता है कि जब मैं ये बात कहूँ कि मटेरियल को नॉन एलर्जिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के केस में मैं कह रही हूँ कि नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट उसकी प्रॉपर्टीज में या उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज में नहीं आता। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस? जी हाँ, मैंने स्क्रीन को स्टॉप किए मानो बिकॉज हम एक इंटरेक्टिव सेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? हम एक इंटरेक्टिव सेशन पे बात कर रहे हैं। सीरत, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स की जब आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करूंगी तो मैं ये आपसे कहती हूँ कि नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसकी आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अगर हम डेंटल मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन में देखें तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स कौन सी टाइप के मटेरियल्स में आते हैं? डी क्लास। वेरी गुड उसामा। दे आर ऑक्सिलरी मटेरियल्स। ऑक्सिलरी मटेरियल्स क्या होते हैं? अब देखें बेसिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका अगला सारा ट्रैक दे रही है। ऑक्सिलरी मटेरियल्स वो होते हैं जो हेल्पी मटेरियल्स हैं, जो सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं। उन्होंने पेशेंट के मुंह में नहीं रहना, लेकिन वो जो सारा प्रोसेस है उसको बनाने में, उसमें वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये कैसे ही है जैसे आप टेलर से एक ड्रेस स्टिच कराएं, उसमें कैंची एक ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, ठीक है? वो आपके ड्रेस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह इंचेस टेप से मेजरमेंट्स ली गई हैं, वो भी एक हेल्प है, एक सोर्स है आपके लिए, लेकिन ये कि वो आपके ड्रेस का पार्ट नहीं है। तो सिंस इन्वेस्टमेंट्स आर ऑक्सिलरी मटेरियल, तो उनके बारे में अगर आप नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट लिखेंगे तो पहला तो नंबर आपका यहीं पे कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन एक अगर किसी स्टूडेंट ने आधे से ज़्यादा गलत लिखा हुआ हो तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है। ये रूल नहीं है यूनिवर्सिटी का, लेकिन बाद एग्जामिनर्स गुस्से में जब आते हैं, प्रोफेसर स्पेशली जो हमारे जो ओल्ड प्रोफेसर हैं, उनको गुस्सा आ जाए तो वैसा कर भी देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मटेरियल्स हैं तो इनके लिए आप जब भी आइडियल प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आइडियल प्रॉपर्टीज लिखने का तरीका ये नहीं होता नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, इनएक्सपेंसिव, प्लेजेंट लुकिंग, इस तरह से नहीं होता। आप बेशक 4 या 5 पॉइंट्स लिखें, लेकिन उनको डिटेल में लिखें। जैसे इन्वेस्टमेंट्स को पोरस होना चाहिए ताकि अननेसेसरी, अनवांटेड जो गैसेस हैं वो उसमें से इवॉल्व हो सके और ऑक्साइड लेयर ना बने। इन्वेस्टमेंट्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब कास्टिंग एलॉय ऊपर से मोल्टन एलॉय डाला जाता है तो उसका लोड ले सके।
ये होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, ये आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप उस तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ तो यू वोंट गेट एनी मार्क, ठीक है। एक आपको आइडियल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? 3 टाइप्स इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स, ठीक है। उनकी उम्मीद बाइंडर तो उनकी कॉम्पोजिशन में आता है ना। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि उनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ठीक है ताहिरा, वी हैव जिप्सम बॉन्डेड, वी हैव फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स एंड वी हैव सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इनमें जिस तरह की एक्सपेंशन होती हैं आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इनका सेटिंग रिएक्शन है आपको वो पता होना चाहिए, इनकी मैनिपुलेशन पता होनी चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म के अलॉय के लिए कितने टेम्परेचर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आई थिंक इंटरेक्टिव सेशन ऑन योर अपकमिंग टेस्ट। थोड़ा सा हम इम्प्लांट्स पढ़ लेते हैं, एक दो स्लाइड्स हम देखेंगे, आगे फिर आपको डॉक्टर मेरी डॉक्टर महविश कंटिन्यू करा देंगे। लेकिन ये था कि मैं समझती हूँ कि इस सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं आपको आपके अगले टेस्ट से पहले ज़रूर ब्रीफ करूँ कि आपको पढ़ना किस तरह से। कोई और कंसर्न, कोई और सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। जी उमेर, टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे को है, जो मुझे वैसे अभी तक पता है। हमें 27 की ही डेट दी गई है। आपको क्या डेट दी गई है आपके अपकमिंग डेंटल मटेरियल्स टेस्ट? ठीक है जी, इट्स 27, इट्स ऑन सैटरडे, ठीक है। फिर अगला जो टेस्ट है ना आपका वो फिर लेट है, इट्स ऑन 18 जुलाई इंशाल्लाह। तो उसमें आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ये इनिशियली हमारे दो दो तीन टेस्ट से वो इकट्ठे ऊपर नीचे आए थे और उनको हमें करने की भी ज़रूरत थी। जी, एनी कंसर्न्स अपकमिंग टेस्ट के बारे में, एसक्यू अटेम्प्ट करने के बारे में, कोई सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? मैं सेशन इसलिए आपके साथ कर रही हूँ कि मेरा आपके साथ टेस्ट है, लेक्चर है ऑन नेक्स्ट थर्सडे। तो ज़ाहिर है फ्राइडे को आपका ऑफ होगा और सैटरडे को आपका टेस्ट है, तो एक दिन पहले तो अगर ये सारी बातें की जाए तो आपको समझ भी नहीं आए। तो लेकिन एक उस वक्त भी हम थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं अगर आप मुझे कहें। कोई और कंसर्न आपका रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ एमसीक्यूज, रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ एससीक्यूज? ये एक कॉमन कंप्लेन मैंने बच्चों की देख ली कि उन्होंने कहा जी हमने पढ़ा था, हमने लिखा था, मगर हमें नंबर्स नहीं मिले। ये मैंने आपको पहले दिन से क्लियर किया है कि आप प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपने एग्जैक्ट भी जवाब लिखा है तो आपको 1.5 में से 1.5 पूरा नंबर मिल जाए। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपको 1.25 मिलता है, और अगर आप उसके करीब करीब लिखते हैं तो फिर भी आपको 0.75 या नंबर वन मार्क मिलता है। आई एम सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इस तरह से होता है, ठीक है। कोई और सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं या कोई और क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर अपकमिंग टेस्ट? ठीक है, रॉट एलॉयज और इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स के बारे में। जी हाँ उसामा, इसमें इसमें डेफिनेटली इसमें डिफरेंस है। मैं आपसे कहूँगी कि आप मेकेब को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि जो अक्सर हमारी जो एमसीक्यूज आते हैं वो मेकेब में से बने होते हैं, और कई जगहों पे मैंने मेकेब का रेफरेंस भी देखा है। एमसीक्यूज पीडीएफ मैंने, आपने मुझे क्या सेंड किया है? अच्छा, आई डिड नॉट चेक इट। आपने मुझे कब सेंड किया था उमैद? ईमेल पे किया था? मुझे अब याद नहीं आ रहा। जी उमैद, आई एम आस्किंग यू कि आपने मुझे कब भेजा था। हाँ मुझे प्लीज़ आप उसको दोबारा सेंड कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें, मैं उसको दोबारा देख। अच्छा बेटा, ये होता है कि पूल क्वेश्चंस के बारे में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये इसी किताब में से आएगा, इसी पूल में से, मगर डेफिनेटली तकरीबन 60% क्वेश्चंस जो हैं वो स्कूल में से आते हैं। डेफिनेटली इट्स अ डेफिनेट
फैक्ट कि ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जी एमसीक्यू सारी की किताब में आएंगे, ये ज़रूर फुल क्वेश्चन आएंगे, मगर डेफिनेटली वो 60% ज़रूर, 65% ज़रूर होते हैं। तो मैं इसलिए बार बार आपको हर हर टेस्ट के साथ प्रिपेयर करा रही हूँ, क्योंकि ये कि अगर आप उसको हर एक के साथ प्रिपेयर कर लेंगे तो प्रॉफ तक कम अज़ कम आपको वो वाले एमसीक्यूज पक्के होंगे। तो आपका जो वो वाला 65% है कम अज़ कम वो सिक्योर होगा। वो ज़ाहिर है 65% आप एक पेपर का अगर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप आ जाके 60% तो लिख लेंगे अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है। तो आप कुछ ना कुछ बॉर्डर लाइन के करीब आ जाते हैं, कम अज़ कम आपके पास होने की जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैंने जो आपने मुझे एमसीक्यूज डेंटल मटेरियल्स के भेजे हैं, ये पूल क्वेश्चन जो हैं वो किसके पूल क्वेश्चन हैं? ये यूएचएस के पूल क्वेश्चन हैं। आई थिंक द नेम ऑफ द बुक वाज आई विल चेक इट एंड आई लेट यू नो, ठीक है। आई विल चेक इट एंड आई लेट यू नो कि ठीक है। और वैसे भी एमसीक्यूज आपको जहाँ से मिले उसको ज़रूर देखिए। अपने तौर पे आप जितनी बुक सर्च करना चाहते हैं वो कर लें, मैंने 2-3 के नाम आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई मिलती है ना तो आप उनको ज़रूर देखिए। तो क्योंकि उससे कम से कम आपको ये थोड़ी सी सर्टेनिटी मिल जाएगी कि आपका कम से कम एमसीक्यू सेक्शन जो है वो प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लांट्स, थोड़ा सा कर लेते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स एक्चुअली दे आर अ टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस। हमने इससे पहले प्रोस्थेसिस का जिक्र किया। उन प्रोस्थेसिस में मैंने इम्प्लांट्स का वर्ड ऐड नहीं किया था, आपको याद होगा। इट वाज इनले, ऑनलिंग, एंड ब्रिज, एंड आई गेस इट वाज अबाउट veneers too, ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्लांट्स का जिक्र नहीं था। So implants, they are also a prosthesis. अच्छा, what do you mean by the word prosthesis? ये बार बार हमने यूज किया है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया। Prosthesis आपके सामने नजर भी आ रहा है इस वक्त। What is a prosthesis? जी class, what is a prosthesis? Prosthesis is a replacement, ठीक है। It's a prosthetic device which is made of any alloplastic material. Alloplastic वो material होता है जो होस्ट है, जैसे आप होस्ट हैं, आपको एक इम्प्लांट लगना है तो यू आर ए होस्ट। तो वो आपकी बॉडी पार्ट से डिफरेंट मटेरियल को लिया जाएगा, ठीक है। वो कहीं और से लिया जाएगा और उसको इम्प्लांट किया जाएगा आपके टिश्यूज में, ठीक है। सो इट्स अ प्रोस्थेटिक डिवाइस which is made of definitely it's an artificial replacement of a missing part, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइए कि डेंटिस्ट्री मेडिसिन में ये अगर आप देखें तो ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट्स का जिक्र होता है, ठीक है। डेंटिस्ट्री में भी इम्प्लांट्स जो हैं वो एक मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इम्प्लांट्स के बारे में? ये प्रोस्थेसिस हैं और ये रिप्लेसमेंट देते हैं, और इस पिक्चर को देख के आपके जहन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है इम्प्लांट का? अपनी जनरल आइडिया के बारे में या अपनी जनरल नॉलेज की बेस पे मुझे जवाब दीजिए, या फिर ये इस पिक्चर को देख के उस डेफिनेशन को पढ़ के मुझे जवाब दीजिए। इम्प्लांट के बारे में आपके जहन में क्या क्या पॉइंट है, आप क्या समझते हैं कि इम्प्लांट्स क्या हैं? एक तो देयर आर टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस इन डेंटिस्ट्री जिसको आप आजकल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्प्लांट ताहिरा होल टूथ को भी रिप्लेस करता है, डेफिनेटली ये होल टूथ रिप्लेसमेंट ही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये एक इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, और इस पे ये इम्प्लांट लगा हुआ। आप मुझे ये बताइए, हाँ, इट्स फॉर अ सपोर्ट। ज़ारा मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट इम्प्लांट है? ये ओरल पार्ट जो इज इट एन इम्प्लांट, या फिर ये जो ये पिक्चर आपको नजर आ रहा है, इज इट एन इम्प्लांट?
हाँ जी, नहीं रही, मैं इस वक्त सेकंड स्लाइड पर हूँ। टेस्ट और शाइना नुसरत के अलावा मिकेबा फिलिप्स में से क्या पॉइंट स्पेशली करने चाहिए? ताहिरा, आपको मिकेब में से सिर्फ वही अच्छा वेट, लेट मी चेक, वेट, ये देखिए स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है, एंड दिस इज स्लाइड नंबर 2। कैन यू सी द स्लाइड नंबर 2 राइट नाउ? अच्छा वेट, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन। आपको इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है? दिस इज द स्क्रीन नंबर 2, दिस इज स्क्रीन नंबर 1 एंड दिस इज स्क्रीन नंबर 2। कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज? Class, I actually want to ask, can you see the screen please? Screen number 2, this was your first screen and this is your slide. Sorry. We are at screen number 2. Can you see the slide number 2 now? ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये रिप्लेसमेंट है मिसिंग टीथ की, मिसिंग टूथ की, और इस वक्त ये एक ब्रिज लगा हुआ है, साथ के दो दांतों से सपोर्ट लिए, उसके ऊपर भी क्राउन लगाया है उन्होंने, ठीक है, और जो आपका जो दरमियान वाला जो मिसिंग पार्ट है उसमें ये इम्प्लांट लगाया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें जो पूरा आपका इम्प्लांट है, जिसमें कॉन्वेक्स सेक्शन है और इसका फिक्सचर है, इसमें इम्प्लांट कौन सा है मेनली? इज इट एन इम्प्लांट या फिर ये जो क्राउन है इट्स एन इम्प्लांट, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। वेरी ट्रू, ये स्क्रू जो है, ये फिक्सचर जो है इट्स एन इम्प्लांट, और जो आपके कॉर्नल सेक्शन पे लगा हुआ है, ये जो ये वाला है, ये आपका प्रोस्थेसिस है जिसको इसने सपोर्ट किया, इस इम्प्लांट ने, इसको हम कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस, ठीक है। इम्प्लांट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपके रूट पार्ट को रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रोस्थेसिस हैं उनमें से कोई भी ऐसा प्रोस्थेसिस नहीं है जो आपकी रूट को भी रिप्लेस कर रहा हो। इम्प्लांट इज द ओनली प्रोस्थेसिस या इट्स सपोर्ट फॉर द प्रोस्थेसिस जो आपके रूट पार्ट को एक्चुअली रिप्लेस कर रही है। चूंकि इतना ज़्यादा डीप एम्बेडेड है आपकी एल्विलर बोन में, जॉ में, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसके जितने भी ओडोंटोब्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट हैं, बोन के फाइबर्स हैं, वो सब के सब इसको टाइटली कांटेक्ट कर लेते हैं और इसको वैसा ही अटैच कर लेते हैं जैसा कि आपके दांत की रूट अटैच। अब आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी ताहिरा, ठीक है। मैं आपसे आपको यही बता रही थी कि मैं तो implant fixture in the bone, it's because of the implant fixture in the alveolar bone, ये जो अटैचमेंट है आपकी बोन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से इम्प्लांट जो है यहाँ पे फर्मली अटैच्ड है, ये बहुत अच्छा और स्टेबल है। तो ऐसा जो प्रोस्थेसिस बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल भी होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप एक ऐसा प्रोस्थेसिस लगाते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ड्यूरेबल है, जितना रॉयल किस्म का है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं?
सिंस यू आर इन योर प्रोफेशनल ईयर्स ऑफ योर स्टडी, तो अब आपको ना दोनों तरह से सोचना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉस भी सोचिए और कॉन्स भी। हाँ, जब बोन रिजॉर्व होगी तो उसमें इम्प्लांट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, एक खास राइटेरिन, क्योंकि ये ये मेटल का पार्ट है, ठीक है, तो इससे corrosion भी हो सकती है। और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द अटैचमेंट, क्योंकि इसमें आपकी जो ह्यूमन बॉडी, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ज़्यादा, ठीक है ना, ये देखें, ये जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, आपके जो बोन के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में है। एल्विन ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें जो अमूमन मेटल्स लगाए जाते हैं वो एल्विलर बोन में होते हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। और ऊपर जो भी प्रोसेस लगाया जाता है, जैसे आपको नजर आ रहा है, ऊपर का अमूमन पोर्सलिन का यानी सिरेमिक का होता है, या कॉम्पोजिट्स का होता है, या एक्रिलिक का होता है, इसमें मेटल नहीं होता, ठीक है, मेटल में नहीं लगाए जाते। नहीं, फिलहाल इट्स नॉट रिमूवेबल, वंस इट्स फिक्स्ड इट्स फिक्स्ड। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में ऐसा, और इसके एडवांटेजेस तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, ये फर्म है, ये बिल्कुल आपके नेचुरल सिस्टम को सिमुलेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, मगर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्रोजन हो सकती है, यू आर राइट। अगर बोन रिजॉर्व्ड है तो आप उसको वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हाँ, फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर के अलावा इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप एक परफेक्ट अटैचमेंट नहीं दे रहे, यानी इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की और कहना चाहिए कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, और ये काफ़ी इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसके लिए पहले पेशेंट की जॉ बोन को कट किया जाता है, ये वाला होल बनाया जाता है, फिर वहाँ पे जो सारा खून बन जाता है वो कुछ वीक स्टेबल होने में, थोड़ा सा हील होने में, इसके बाद उसमें ये फिक्सचर डाला जाता है। हाँ, वेरी गुड ताहिरा एंड वेरी गुड बिलाल, दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। इसके लिए एक एक्सटेंसिव इन्वेजिव प्रोसीजर चाहिए। इन्वेजिव का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा हो, यानी जिससे आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे, उसमें आपको मतलब उसको एक्सप्लोर करना पड़ रहा हो, ठीक है, उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी करके उसमें इस फिक्सचर को, इसको फिक्सचर कहते हैं, इसको अटैच किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अटैचमेंट ठीक नहीं लगाई तो ये सारी जगह यहाँ पे वो शुरू हो जाएगा, जख्म हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास पेशेंट उस मेटल एलर्जिक है, तो हो सकता है आपको ना, और पेशेंट तो वहाँ बहुत इरिटेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और पस पड़ सकती है, बहुत सारी केसेस होती है कि इम्प्लांट निकल के बाहर आ जाता है। और ये है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर और एक्सटेंसिव प्रोसीजर। एक्सटेंसिव, इसमें सर्जरी भी चाहिए और इसमें आपके क्लिनिकल स्किल्स भी चाहिए, चाहिए, सर्जरी में आपको ख्याल करना चाहिए कि ट्रॉमा ना हो पेशेंट को। फिर इसके अलावा जहाँ बोन कम है आप वहाँ भी इसको नहीं लगा सकते, डायबिटिक पेशेंट्स में इसको नहीं लगा सकते, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। और कंडक्टिविटी बहुत, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेटल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इन पहली चीज़ों को थोड़ा सा मेक श्योर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लांट्स। इन क्वेश्चंस को इस तरह से पूछने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह से सोचना शुरू करें, आप जो भी चीज़ आप पढ़ें उसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें। प्रॉज मीन्स होता है कि एडवांटेजेस, और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली यूज करना है, आप ये ना कहें जिसका ये नुकसान है, इसका ये डिसएडवांटेज है, प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। ये आपके इम्पैक्ट को, आपकी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बिलाल ज़्यादा है, लेकिन वी एक्चुअली चूज दोज टाइप्स ऑफ मेटल्स फॉर मेकिंग इम्प्लांट्स, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सस्टेनेबल है। वो ऐसे मेटल्स लिए जाते हैं, ऐसे मेटल्स लिए जाते हैं जिनकी स्टिफनेस जो है वो बॉन के करीब करीब होती है, जॉ बोन के। और उसमें ये चीज़ें पहले देख ली जाती हैं, वो जो मटीरियल्स
करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती है। कंडक्टिविटी है, लेकिन कंडक्टिविटी इज नॉट अ बिग, क्योंकि वो ऐसा ही मटेरियल कहा जाता है जिसकी कंडक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं। corrosion, एलर्जी, सर्जरी, स्किल, बोन रिजॉर्प्शन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये की पॉइंट्स इसकी वजह से हम कहते हैं कि जिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। So this was all about implants और your interactive session। आपको इंशाल्लाह मंडे और नेक्स्ट वीक में डॉक्टर मेरीन और डॉक्टर महविश इसको ख़त्म करवाएंगी। अपने टेस्ट के हवाले से कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? हाँ मानू, मैंने आपको ये बताया, तो आपको प्रोटोकॉल बता दूँ। सबसे पहले प्रोटोकॉल ये होता है कि आप पास्ट पेपर्स खोलें। हाँ, एक्सेसिव बोन लॉस भी तेरी में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आपने ठीक इम्प्लांट नहीं इस्तेमाल किया, सही तरीके से नहीं लगाया। जी मानो प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले गो फॉर द पास्ट पेपर्स, ठीक है, उसमें से उस चैप्टर के सवाल निकाल लें, और तकरीबन हर चैप्टर के सवाल मौजूद हैं। पास्ट पेपर्स निकाल लें और उन टॉपिक्स को पेज पे लिख लें। इसके बाद उन टॉपिक्स को सबसे पहले आप शाहीना से टैली करें, ठीक है। जो चीज़ें आपको शाहीना में नज़र नहीं आती उनको क्रॉस करें। इसका ये मतलब अपनी शाहीना तो पढ़नी ही पढ़नी है, जो चीज़ें क्रॉस की हुई हैं वो आप अपने हैंड आउट्स में से। कोशिश तो मेरी है कि तकरीबन 100% चीज़ें आपके हैंड आउट्स में हों, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कोई एक आध चीज़ मिसिंग होती है, मिसिंग मिल जाती है, फिर वो आप फिलिप से विकेट में से देखिए। एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है, और यही है जो बहुत सारे बच्चे मेजॉरिटी लाहौर में कर रहे हैं। टीचर्स सारी बुक बताते हैं, मतलब वो शाहीना देखते हैं, वो पास पेपर्स देखते हैं, पास पेपर वो देख लेते हैं, वो क्वेश्चन मिल जाते हैं, या में से मिल जाते हैं, या फिर फिलिप्स में से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू बुक्स आपको हर सूरत पे, अब वो इसलिए मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ साथ साथ के, ताकि आपके पास आपको एंड पे बर्डन ना हो। आई थिंक इट वेंट वेल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आई गेस के व्हाट इज द फीडबैक टू दिस सेशन? आई वांट टू आस्क अबाउट द फीडबैक। ये जो मैंने आज का आपका सेशन लिया है, इंटरेक्टिव सेशन, इसका क्या फीडबैक है? ये आपके लिए कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, कितना ज़्यादा हेल्पफुल था, ये मुझे भी ज़रूर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। गुड जी, एनीवन एल्स? चले, आई रियली विश कि ये आप तो जब आप प्रिपेयर करें चीज़ों को, एंड आई रियली मिस दो ट्यूटोरियल सेशंस जिसमें हम फेस टू फेस बात करते थे। एक डायरेक्टिव टीचिंग की इंटरेक्टिव सेशन था, बच्चों को बोर्ड पे आना पड़ता था, लेकिन उससे उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ था। मैंने बहुत सारे बच्चों को उसमें पिक भी किया था जिनमें पोटेंशियल था, जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते थे। तो आप में भी पोटेंशियल है, आप सब में। सप्ली वालों के लिए माई एडवाइस के जितनी चीज़ें छोड़ दें, अभी सप्ली की बेस नहीं आ रही, इन चीज़ों को कर क्योंकि इसके लग जाएंगी, सेशंस लग जाएंगी, और अर्ली सेशंस और मिडिल सेशंस बहुत मुश्किल होगी। टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर फोकसिंग योर अटेंशन। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को प्रॉब्लम सेरेमिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है।